नमस्कार प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम एक साइंस का चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि भोजन के पोषक तत्वों के बारे में, विटामिन के बारे में हमने जान लिया था। अब बात करते हैं आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट बोलें तो मीठी चीज़ें, चाहे कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर सब में कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता ही है। अच्छा, सबसे पहले हम देखें कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। मैं इधर बात करूं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो CHO के बने होते हैं। बात समझने आ रही है? कार्बोहाइड्रेट CHO के बने होते हैं। इसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैं इधर बोलूं तो C का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? CHO का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें देखिए CHO का अनुपात, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोस्टली इसमें HO का अनुपात 2:1 होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि HO का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, जैसे ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को पता होगा C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है। अगर हम बात करें H और O की तो ये 2:1 हो रहा है या नहीं हो रहा HO का, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं, इसमें अपवाद भी मिल जाते हैं। जैसे मैं एक शब्द बताऊं, रहमनोज। रहमनोज जो होता है उसका रासायनिक सूत्र ये होता है C6H12O5। यहाँ ये इसका अनुपात 2:1 हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। इसमें एक आधी एक्सेप्शन है, पर ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये किस चीज़ का है? ये रहमनोज का है। और रहमनोज क्या होती है? रहमनोज पौधों की छाल में पाई जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, जैसे ये मैंने जो CHO बताया, इसको फ्रेमवर्क तत्व कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? CHO को फ्रेम वर्क तत्व, CHO को बोलते हैं फ्रेमवर्क तत्व। ठीक है, समझने में आ रहा है? इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क तत्व। ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल दूं, अच्छा इसे पहले खत्म कर दूं यहां से। ये रहमनोज बताया मैंने, C6H12O5, ये पौधों की छाल में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है। अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बात समझ में आ रही है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करें 1 ग्राम वसा खाने से, इधर मैं बात करूं, अगर 1 ग्राम वसा खाने से 9.2 समथिंग किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इनसे क्या होती है? मैंने बताया था विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तत्काल एनर्जी देने के लिए काम आते हैं शरीर में। ठीक है,
अच्छा, ये जो वसा होती है, वसा घी में, तेल में, मतलब जो तरल पदार्थ हैं, घी है, तेल है, मांस है, इनमें मिलती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो ज़्यादातर मीठी चीज़ें होती है, गुड़ वगैरह है, इनमें पाया जाता है। ठीक है, अगर अब हम बात करें, प्रश्न आता है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व वसा होता है, जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, मैनोमर इकाई के आधार पर, इधर इसे खत्म कर दूं, मैनोमर इकाई के आधार पर मैनोमर इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैनोमर इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आ रही है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। प्रश्न यहाँ से बनता है, इसमें से बनता है। अच्छा, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ये जो होते हैं ना मोनोसैकेराइड, ये अत्यधिक मीठे होते हैं। ये अत्यधिक मीठे होते हैं। सबसे पहली बात इसमें ये याद रखनी पड़ेगी कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये अत्यधिक मीठे होते हैं। जो डाइसैकेराइड की बात करें, ये मीठे तो होते हैं लेकिन अत्यधिक मीठे नहीं होते। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड की बात करें, ये मीठे होते ही नहीं हैं। मोनोसैकेराइड होते हैं वो अत्यधिक मीठे होते हैं, डाइसैकेराइड मीठे होते हैं, अत्यधिक मीठे नहीं होते, पॉलीसैकेराइड मीठे होते ही नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, सीधे सीधे प्रश्न आता है मैं इसे हटा दूं, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मीठी शर्करा नहीं है। तो ऑप्शन ए आएगा ग्लूकोज, फिर आएगा ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी आएगा ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी होगा स्टार्च, और ऑप्शन नंबर डी होगा सुक्रोज। ये आपको प्रश्न दिख रहा है, निम्न में से मीठी शर्करा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन दिए होंगे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, स्टार्च और सुक्रोज। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रश्न इसका आंसर क्या होगा। ये जो स्टार्च है ये मीठी शर्करा नहीं है। देखो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज ये दोनों इसमें है, मोनोसैकेराइड के पार्ट हैं, तो ये मोनोसैकेराइड अत्यधिक मीठे होते हैं। सुक्रोज की बात करें वो अत्यधिक मीठा नहीं होता, लेकिन मीठा तो होता ही है, ये सुक्रोज हो जाएगा। लेकिन स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या होता है, मीठा नहीं होता। ठीक है, एक दूसरी बात और इसकी बता दें, ये जल में अपघटित नहीं होते। ये जो है मोनोसैकेराइड जल में अपघटित नहीं होते। बात समझने में आ रही है? और ये जो होता है अपघटित तो हो जाता है। मैं यहाँ लिख दूं, ये जल में अपघटित नहीं होते। कौन से? मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो होते हैं, डाइसैकेराइड जो होते हैं वो अपघटित होते हैं। ये जल में अपघटित होते हैं और ये भी अपघटित होते हैं।
कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो किस चीज़ का होता है, आप लोगों को पता होगा, वो स्टार्च का बना होता है। और स्टार्च का जो आवरण होता है वो जल में घुल जाता है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये अपघटित होते हैं, ये जल में अपघटित हो जाते हैं, ये भी जल में अपघटित हो जाते हैं, लेकिन ये जल में अपघटित नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनमें से एक एक को ले लेकर के बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें इधर मोनोसैकेराइड में, और इसमें भी ग्लूकोज की बात करते हैं। चलिए ये मैं हटा दूं, प्रश्न समझ में आ गया। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से अत्यधिक मीठी शर्करा है, तो ऑप्शन आएगा सुक्रोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, और एक ऑप्शन इधर से आ जाएगा फ्रैक्टोज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, और प्रश्न यहीं से बनते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक एक को लेकर के, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो ये शर्कराएं मैंने बताई थी, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ये होता है ग्लूकोज, दिख रहा होगा। इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंगूर की शर्करा। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहते हैं, बात समझने में आ रही है। इसे कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या नाम से जानते हैं? कोशिकाओं का ईंधन। कोशिकाओं का ईंधन किसे कहा जाता है? तो सीधे सीधे जवाब रहेगा ग्लूकोज को। लेकिन जवाब इस तरह से आ जाए कि कोशिकाओं का इंजन, दोनों प्रश्नों में, दोनों लाइनों में अंतर समझने में आ रहा है। मैं ये बोल दूं कोशिकाओं का इंजन किसे कहते हैं? यदि प्रश्न ये आता है कोशिकाओं का इंजन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब रहेगा राइबोसोम। इसका जवाब रहेगा राइबोसोम। यदि बात करें कोशिकाओं का ईंधन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब रहेगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। बात समझने में आई। अब एक बात और आती है, रक्त में, ब्लड में, रक्त में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा की शर्करा कौन सी होती है? वो ग्लूकोज होती है। रक्त में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा की शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज होती है। लेकिन प्रश्न इस तरह से आया, रक्त में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी होती है? अगर यहां शर्करा की जगह प्रोटीन शब्द आया होता तो प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो रही बात ग्लूकोज की। अब हम बात करते हैं फ्रैक्टोज की। फ्रैक्टोज, इसे फलों की शर्करा कहते हैं। फलों की शर्करा। प्रश्न आता है फलों की शर्करा किसे कहा जाता है, तो फ्रैक्टोज रहेगा। अंगूर भले ही फल है, लेकिन उसमें ये आ जाए कि अंगूर किसकी शर्करा है, तो वो ग्लूकोज की होगी, वो ग्लूकोज की शर्करा है। दिख रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि बंद हो गया है क्या? एक मिनट।
हाँ जी, देखिए फ्रक्टोज बोलते हैं तो फलों की शर्करा, इसे फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, इसे फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। बात समझने में आ रही है? फ्रूट शुगर बोलें तो फलों की शर्करा, ठीक है। यदि बात आती है सबसे मीठा पदार्थ होता है तो जवाब क्या रहेगा? सबसे मीठा पदार्थ की बात करें तो सैकरीन रहेगा, लेकिन सबसे मीठी शर्करा की बात करें तो सबसे मीठी शर्करा क्या होगी? सब लोग बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे इसका जवाब ढूंढ के। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा बोले तो फ्रक्टोज होती है, लेकिन सबसे मीठा पदार्थ बोला जाए तो, सबसे मीठा पदार्थ अगर बोला जाए तो ये सैकेरीन होती है, और सैकेरीन चुकंदर से मिलती है। सैकेरीन चुकंदर, सैकेरीन किस चीज से प्राप्त होती है? चुकंदर से, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज, ये ग्लैक्टोज शर्करा जो होती है वो दूध में पाई जाती है। ग्लैक्टोज जो शर्करा है वो दूध में पाई जाती है। इसमें तो पढ़ाने लायक कुछ है भी नहीं, सीधे सीधे है, ये दूध में पाई जाती है और ये स्वतंत्र रूप में नहीं होती, स्वतंत्र रूप में नहीं होती। ये ग्लैक्टोज होती है वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, दूध के साथ मिलती है। एक बात करें हम मैनोज की, मैनोज जो होती है ना वो लकड़ी में मिलती है। मैनोज शर्करा कई बार आप लकड़ी को खा के देखिएगा तो मीठी लगती है, और जो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनमें कोई ना कोई शर्करा तो मिलती है। तो मैनोज शर्करा लकड़ी के अंदर मिलती है। प्रश्न सीधे सीधे आता है कि लकड़ी में मिलने वाली शर्करा किसे कहा जाता है? उसके ऑप्शन होंगे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मैनोज या स्टार्च। तो आपका जवाब क्या रहेगा? मैनोज शर्करा, ठीक है। सब लोग समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की थी ये जो मोनोसैकेराइड, अब बात करते हैं हम डाइसैकेराइड, ठीक है। ये मैं खत्म कर दूं, अब बात करते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, इसे रसोई घर की शर्करा बोलते हैं। डाइसैकेराइड को रसोई घर की शर्करा, डाइसैकेराइड को रसोई घर की शर्करा भी बोलते हैं। सॉरी, डाइसैकेराइड की बात कर रहे थे, इसमें सुक्रोज की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले सुक्रोज को रसोई घर की शर्करा बोलते हैं, इसे गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं। गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं। गन्ने का व्यापार किया जाता है तो इसमें से व्यापार की शर्करा भी कहा जाता है, इसे व्यापार की शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब लैक्टोज की। अभी मैंने बताया था ग्लैक्टोज, लैक्टोज दूध में मिलता है और ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता। ग्लैक्टोज और इसके लैक्टोज और ग्लैक्टोज के बारे में मैंने अभी बताया था, ये दूध में मिलता है और अंडे में मिलता है, दूध में और अंडे में मिलता है। लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज और ग्लैक्टोज दोनों ही दूध और अंडे में मिलते हैं। ये दोनों स्वतंत्र रूप में नहीं होते, बाकी और इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसके बाद करते हैं माल्टेज की। माल्टेज शर्करा जो आती है, माल्टेज, ये चावल के
मांड में मिलती है। माल्टेज जो शर्करा है वो चावल के मांड में मिलती है। यदि आपका प्रश्न आता है चावल के मांड से मिलने वाली शर्करा है, मैं यहाँ इसका सीधे सीधे प्रश्न लिख दूँ, चावल के मांड से मिलने वाली शर्करा कौन सी है? शर्करा है ऑप्शन नंबर ए ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी मैनोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टेज और ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। लैक्टोज, तो आपका जवाब रहेगा माल्टेज। बात समझ में आई? चावल के मांड में मिलती है माल्टेज। अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड। अभी मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया। मोनोसैकेराइड में मैंने बताया था ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। डाइसैकेराइड के बारे में बताया सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्यूलोज की। पॉलीसैकेराइड में बात करते हैं हम सबसे पहले सेल्यूलोज की, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है इसका निर्माण कैल्शियम व मैग्नीशियम से होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैं यहाँ लिख दूँ कैल्शियम और सेल्यूलोज का निर्माण कैल्शियम और मैग्नीशियम से होता है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरी बात मैं यहाँ लिख दूं, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। अगर मैं एक और बात करूं, सेल्यूलोज के बहुलीकरण से, इधर लिख दूं सेल्यूलोज के बहुलीकरण से रेयोन का रेशा प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज के बहुलीकरण से रेयोन का रेशा प्राप्त किया जाता है। ये सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ होता है। सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ, सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका जवाब रहेगा सेल्यूलोज। सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ होता है। कपास में सर्वाधिक 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। बात करें हम कपास की, कपास में सर्वाधिक 90% सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ये मिटा दूं,
ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है, ये क्या होता है, जो जंतु होते हैं ना, जंतुओं में भोज्य पदार्थ का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में भोज्य पदार्थ का संग्रह, मैं इधर लिख दूं, जंतुओं में भोज्य पदार्थ का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में भोज्य पदार्थ का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यदि हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में, अपने शरीर की बात करते हैं, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह लीवर में होता है। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? अच्छा, इसके ऑप्शन में लिख दूं, यकृत में, किडनी में, वृक्क में, और कोई नहीं। अच्छा, ये प्रश्न आता है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी किडनी में, सी वृक्क में, या डी बोलें तो इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं, इसका जवाब रहेगा यकृत। ठीक है, यकृत का दूसरा नाम आता है जिगर। यकृत का दूसरा नाम जिगर होता है, इसको लीवर बोलते हैं। लीवर, जिगर, यकृत एक ही बात है। ऑप्शन में तीनों में से कोई भी मिल सकता है। ये जो ग्लाइकोजन होते हैं, ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ मिलकर गहरा लाल रंग देता है। इसको आयोडीन के साथ मिलकर, ये इधर लिख दूं, आयोडीन के साथ मिलकर यह गहरा लाल रंग देता है। बात करें ग्लाइकोजन और आयोडीन, दोनों को मिलाकर के ये गहरा लाल रंग बन जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहाँ संग्रह होता है? लीवर में होता है। अब बात करते हैं हम स्टार्च की। मैं यही बता दूं, स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के साथ मिलकर स्टार्च आयोडीन के साथ, इधर आयोडीन के साथ कौन मिल रहा था? ग्लाइकोजन। स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर गहरा नीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? गहरा नीला। गहरा नीला रंग देता है। ठीक है, ये हटा दूं मैं। अच्छा, कई बार एक प्रश्न हो रहा है, आलू का नीला पड़ जाना क्या कारण है?
आलू के नीला पड़ जाता है, नहीं, आलू के नीले पड़ने का कारण स्टार्च होता है, उसमें स्टार्च की मात्रा अधिक हो जाती है। स्टार्च की अधिकता के कारण आलू नीला पड़ जाता है या कई बार काला काला से दिखता है, वो स्टार्च की अधिकता की वजह से आता है, नीला नीला दिखाई देता है जो। अब बात करें हम काइटिन की। काइटिन ये पॉलीसैकेराइड में आता है, पॉलीसैकेराइड में ही काइटिन आता है एक। काइटिन क्या होता है? कवकों की कोशिका भित्ति, कवक जो होते हैं छोटे छोटे कवक, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मैं इधर लिख दूं, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, जो कीट पतंग होते हैं ना, क्रिस्टेंचिया इंसेक्टा, कीट पतंगों का बाह्य कंकाल जो होता है, जो बाहरी कंकाल उनका आवरण होता है, वो काइटिन का बना होता है। जैसे वो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं भाई, घरों में निकलते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो काइटिन का बना होता है। अच्छा, एक बात और करें, कवकों में जो भोज्य पदार्थ का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों में जो कवक होते हैं, मैं इधर लिख दूं, कवकों में भोज्य पदार्थ का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों में भोज्य पदार्थ का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक और रह गया था शायद, हाई एल्यूटोनिक एसिड और रह गया, वो भी बता देते हैं। हाई एल्यूटोनिक एसिड, हाई एल्यूटोनिक एसिड हाई एल्यूटोनिक एसिड, इसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। ये हड्डियों में मिलता है। हाई एल्यूटोनिक एसिड जो होता है वो हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ मिलता है, उसे हाई एल्यूटोनिक एसिड बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है? हड्डियों में मिलता है ये, ठीक है। इसे लुब्रिकेंट भी बोलते हैं, लुब्रिकेंट किसे बोलते हैं? हाई एल्यूटोनिक एसिड को लुब्रिकेंट बोलते हैं। इसे जंतुओं का सीमेंट भी बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मोस्ट लगा लेना। जंतुओं का सीमेंट किसे कहते हैं? तो जवाब क्या रहेगा? हाई एल्यूटोनिक एसिड। हाई एल्यूटोनिक एसिड जो होता है वो जोड़, नाभि, काचाव द्रव्य में मिलता है, ठीक है। हमारे जोड़ होते हैं, जैसे ये जोड़, नाभि है, काचाव द्रव्य है, इन जगहों पर ये मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।